नमस्ते। मैं अनंतपुरी, भारतीय सारथी योद्धा, वीर सारथी योद्धा हेल्पिंग फाउंडेशन से, नागपुर से। दोस्तों, बहुत बार हम लोग विचार करते होंगे कि हम कहाँ है, क्या है, हमारा स्किल क्या है, हम काम कौन सा कर रहे हैं। खासकर मैं ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर और मोटर वाहतूक संबंधित क्षेत्र में कामगारों के लिए बात करते रहता हूँ, क्योंकि जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, समझदार हुआ हूँ और मोटर वाहन क्षेत्र में ड्राइवरी कर रहा हूँ, तब से आज तक 35 साल के इस सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसमें खासकर ड्राइवरों के संबंधित बात की जाए तो ड्राइवर जिसे हम और लोग भी जो सुधने लोग हैं, पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग हैं, खासकर हमारे मंत्री तक, ड्राइवर देश की रीढ़ की हड्डी है, विकास का महामेरु है, आर्थिक पाया है। ऐसे अनेक नाम ड्राइवरों को दिए जाते हैं, मगर ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, क्या ड्राइवरों की सूद लेते हैं? नहीं। और ना ड्राइवर खुद की सूद लेते हैं। ड्राइवर खुद की सूद नहीं लेते, इसीलिए ड्राइवरों की सूद नहीं ली जाती। ये भी उतना ही सच है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे अंदाज से, जब से मैंने मेरे काम को प्राइवेट क्षेत्र में किया, मनपा शहर बस सेवा नागपुर 2007 में चालू हुई। सबसे पहले एसटी की गाड़ियां चलती थी, वो बंद हुई। फिर महानगर पालिका ने प्रवासी सेवा शुरू की शहर के लिए, जिसमें ठेकेदारी पद्धति लाई गई। ठेकेदार अपनी मनमानी से हमें यूज करता है, यूज करता है, यूज करता रहा है और यूज कर ही रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ड्राइवर की सूद लेने वाला खुद ड्राइवर नहीं है तो लोग क्यों लेंगे। आंदोलन उपोषण होते हैं, बड़ी बड़ी संगठनाएं हम लोगों के लिए लड़ने झगड़ने, हमारे हक दिलाने सामने आते हैं और अपना उल्लू सीधा कर जाते हैं। ये आपके सामने कई वर्षों के उदाहरण हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगता है, क्या हम गुलाम हैं? स्वतंत्र भारत में जब हमें संवैधानिक हक मिले हैं, हमारे लिए प्रस्तावित किए गए कायदे हैं, मोटर व्हीकल एक्ट बनाए गए हैं, मगर हम लोगों को उसका आज तक कितना फायदा मिला? ना ये कोई नेता कहता है कि इन्हें उस कायदे का भरपूर फायदा मिलता है, ना हम लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने कायदे और अपने हक, जो संवैधानिक हक है, वो हमें खुद को नहीं मालूम। गुलामगिरी की पहली निशानी कि हम उसे जानना नहीं चाहते। हम आपस में लड़ झगड़ लेंगे, मगर जहां हम काम कर रहे हैं वहां हमें अनेक दोष दिखते हैं। सरकार कहती है या हमारे देश में आज स्वतंत्रता होते हुए, स्वतंत्र होने के बाद गुलाम जब हम अंग्रेजों के थे, आज मुझे लगता है
कि ठेकेदारी पद्धति और प्राइवेटाइजेशन इसकी जरूरत तो नहीं थी, मगर एक प्रकार से कामगार वर्ग को गुलाम बनाने की ये प्रक्रिया मुझे लगती है। आज ठेकेदार मार्फत हमें एसटी डिपार्टमेंट में बोलो, आरोग्य विभाग में बोलो, सफाई विभाग में बोलो या बड़ी बड़ी कंपनियों में मैन पावर जिसके पास नहीं, उसकी मैन पावर सरकार तक पहुंचाने की कंपनियां हैं। ये ठेके देते हैं कि हमें ड्राइवर पहुंचाओ। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, जिनके पास मैन पावर ही नहीं उनको ठेका कैसे मिलता है, और मैन पावर उनके पास क्यों रहे, और हम लोग क्यों किसी ठेकेदार से जुड़े। सरकार ने जो भी संस्थाएं जहां नौकर भर्ती होती है वह हर जगह ठेकेदार पद्धति लाई है, तो इसमें सिर्फ एक ठेकेदार का फायदा नहीं है, उसके पीछे नीचे से लेकर ऊपर तक के करप्शन करने के लिए ठेकेदारी लाई गई है, ये हम सबको मालूम है। आज अगर आरोग्य विभाग में वाहतूक कामगारों की भर्ती निकलती है तो वो कंपनी को टेंडर दिया है, फलानी कंपनी को टेंडर दिया है, वहां जाके फार्म भरो। अरे जिनको टेंडर दिया है उनको पूछो ना उनके पास कितने लोग हैं, वो आपको उतने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं क्या। आप लोग टेंडर निकालते हो कि ये कंपनी को ठेका दिया है, फिर वो लोग निविदा निकालते हैं कि हमारे यहाँ इतनी इतनी जगह खाली है, यहाँ भर्ती हो रही है, हम आपको ड्यूटी दिला रहे हैं। साला ये कौन सा तरीका है। डायरेक्ट मेडिकल की जगह क्यों नहीं निकलती, डायरेक्ट एसटी की जगह क्यों नहीं निकलती। आज एसटी डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन की ठेकेदारों की भर्ती होगी, इसके पहले 2019 तक के सरल सेवा भर्ती होती थी। आज ही इनको प्राइवेट ठेकेदारों की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी। हमें वापस गुलाम बनाने की ये प्रक्रिया है, ऐसा मेरा मानना है। एक ठेकेदार जिसके पास कोई मैन पावर नहीं, फिर भी उसको ठेका दिया जाता है, उसके बाद आपकी वो भर्ती लेता है, आपसे वो एग्रीमेंट लिखवा लेता है, लॉलीपॉप दिए जाते हैं, कोई संवैधानिक कायदे के हिसाब से आपको ना पेमेंट मिलता है, ना पीएफ मिलता है, ना और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलती है। ये सब सरकार के सामने कई ऐसे रोज के लेटर्स जाते होंगे, कंप्लेंट्स जाती होंगी, फिर भी आपकी वो कंप्लेंट्स, आपकी आप पर होने वाला अन्याय, अत्याचार, शोषण, इस पर अनदेखा, इसको अनदेखा किया जाता है और आपसे कोई मतलब नहीं, इस तरह का हमारे साथ व्यवहार हो रहा है। इस दुर्व्यवहार को रोकने के लिए आज अगर 2019 से 6 साल के बाद एसटी में भर्ती निकल रही है, वो भी ठेकेदार मार्फत। कितने ठेकेदार रहेंगे, एक रहेगा या 10 रहेंगे, डिवीजन के हिसाब से रहेंगे, ये हमें नहीं मालूम अभी तक, क्योंकि परिपत्र कहीं नहीं निकला है। मगर एसटी डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जो ये ठेके लेता है उनसे पूछे तो सही कि ऑलरेडी तेरे पास अगर हमारे को 500 गाड़ियां चलाना है तो तेरे पास 500 ड्राइवर अवेलेबल है क्या, मैकेनिकल है क्या, बाकी कर्मचारी है क्या। ठेका देने के पहले ये उन लोगों से कंफर्म क्यों नहीं करते। ठेका देने के बाद ये लोग निविदा निकालते हैं कि ये फलाना फलाना एजेंसी को हमने काम दिया है, आप इनसे जुड़ो, ये फिर हमको आपके बायोडाटे वो जो है झोला झंडी करके हमको आपको प्रोवाइड करेंगे। एक परोसेगा दूसरा खाएगा, ये नीति चल रही है।
क्यों? कि हम लोग मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, ये वो जानते हैं। हमारे ही कुछ भाई क्यों मुकाबला करेंगे भाई? जो आगे जाएगा वो मुंह के बल खाएगा, उसको बेरोजगारी रहना पड़ेगा। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ खासकर महाराष्ट्र के लोगों को, आज हमारे यहाँ पानी पूरी, सब्जी भाजी के ठेले लगते हैं, बाजार लगते हैं, पानी पूरी अन्य ऐसी दुकानें हैं जो रोड पे चल रही है। महाराष्ट्रियन जो हमारे लड़के बच्चे हैं जो सुशिक्षित है, वो पानी पूरी नहीं बेच रहा है। हमारे यहाँ आके बिहार यूपी का आदमी पेट भर रहा है और हम यही के यही लोगों के, अरे भाई कई ड्यूटी है क्या? अरे पाहिजे यार कुठं ड्युटी असेल तर 15,000 ही चालते नाही यार सध्याचं। ये परिस्थिति हमारी है, हम लोग हतबल हो चुके हैं। हम लोगों में वो क्षमता नहीं रही है कि हम लोग किसी चीज का विरोध करें। क्यों? डर। हम डरे हुए रहते हैं, हमें बहलाया फुसलाया जाता है और हम उस बहकावे में आकर अपना अस्तित्व क्या है, हम लोग क्या है, ये भूल जाते हैं। उस बहलावे फुसल बहकावे में आने के बाद जब हमारा शोषण होता है, जब हमारे ऊपर अन्याय होता है, साल 2 साल के बाद जब हमारे साथ हमें जो चाहिए, हमारी जो आशा पर पानी फेरा जाता है, उसके बाद हमें हमारी नींद खुलती है और हम लोग उस चीज का विरोध करने के लिए आगे आते हैं। बहुत देर हो जाती है मेरे भाई। अगर एक कांटे का झाड़ मेरे आंगन में लग रहा है, हमें मालूम है, तो उसे मत बढ़ने दो, उसे तुरंत ही उखाड़ के फेंको, ताकि भविष्य में हमें उस झाड़ की तकलीफ ना हो। ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन एक कांटे का झाड़ है जिसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में एसटी महामंडल में जो प्राइवेटाइजेशन के लिए भर्ती रोकी गई है, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय परिवहन मंत्री, कामगार मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, हमने चुन के दिए हुए खासदार आमदार इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसमें से कमीशन खाने को मिलता है। तो कमीशन तो ये खाते नहीं है, ज्यादा ही सेन खाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने खुद होकर आगे बढ़कर अगर इस प्राइवेटाइजेशन को रोकने की कोशिश नहीं की, तो हमारे पीठ पीछे जो हमारी पीढ़ी आने वाली है, जो हमारे बच्चे आगे चल के हम उसका अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, इस सपने को भूल जाओ। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन और ठेकेदारी मार्फत हमारे कामगारों को फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। ये हमारे दिमाग में बात नहीं आ रही है, तो ठान लो कि हम आज स्वतंत्र नहीं है, किसी ना किसी के गुलाम है और गुलामगिरी के तरफ बढ़ रहे हैं। खासकर वाहतूक क्षेत्र में जो ड्राइवर लोग हैं, आज अगर छत्तीसगढ़ का या झारखंड का कोई गाड़ी ड्राइवर बंबई वालों की गाड़ी चला रहा है, मालक एक जगह बैठा रहता है, गाड़ी हजारों किलोमीटर इधर उधर घूमती है, जब उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, बंबई में बैठा मालक फोन ही अटेंड नहीं करता है। मैं काम में हूँ, मैं बिजी हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। फिर ड्राइवर को इधर उधर भटकना पड़ता है, इसको उसको फोन करना पड़ता है, भैया उससे मेरे पैसे मंगा दो, उससे मुझे। फिर मालक का ईगो खराब हो जाता है, साला मेरी बदनामी कर रहा है, जब मैं नहीं देता तेरे पैसे। एक्चुअली उसको देना ही नहीं रहता है, ये तो घुमा फिरा के आपको बर्बाद करता है और बदनाम करता है। ऐसे
खतरनाक लोगों को पहचानो। अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। क्यों? कि हम गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं। जब तक हम गलत का विरोध नहीं करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होंगी। हमें सोचना है प्राइवेट ठेकेदारी खत्म करना है या हमारे अपने आप को गुलाम बना के रखना है। चापलूस और तलवे चटने वालों की बात ही कुछ और है। ना वो घर का होता है ना घाट का होता है। उसका जब तक के वो काम निकाल होता है उसको निचोड़ लेते हैं। बाद में जब उसकी जरूरत नहीं होती है वो अपने आप को कहता है कि मैं इसका आदमी हूँ उसका आदमी हूँ। कोई किसी का नहीं होता। मेरे चापलूस भाइयों, तुम भी सुधरो, क्योंकि चापलूस और तलवे चाटने वालों की वजह से हजारों लोगों को बर्बादी मिल रही है। या फिर मैं और एक बात कहूंगा कि हमको मालूम है कि हम एक कदी संस्था में काम कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ या हमारी चौकसी, हमारी जासूसी जो चापलूस और तलवे चाटने वाले लोग करते हैं, इतना कूटो उनको सालों को कि उस जगह पे वो रहे नहीं। उनका बहिष्कार करो। उनके वजह से हमें अपमान सहना पड़ता है। उनको इतना अपमानित करो कि वहां से वो आदमी ही ना रहे। संगठित रहो। संगठन के बगैर, संगठित हुए बगैर हम लोगों का भला होने वाला नहीं है। सरकारें आती जाती रहेंगी और तुम्हारे काम की जरूरत की वजह से जब जब इलेक्शन आएगा तब तब तुम्हारे पीठ पर हाथ देकर तुम्हें सांत्वना दी जाएगी। तुम्हें लॉलीपॉप दिए जाएंगे। उसके बाद काम झालं माझं काय करू तुझं, ही परिस्थिति आहे। और ऐसी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी बोल नहीं रहे हैं। यही गुलामगिरी की निशानी है। हम पूरे पूर्व स्वतंत्र नहीं हुए हैं क्योंकि हमें संवैधानिक हक नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए हम आज भी गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों के थे, आज हम अपने आप के गुलाम हैं। हमारे भारतीयों के गुलाम हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं, पैसे वाले लोग आपको कहीं ना कहीं गुलाम बनाकर आपसे काम लिया जाता है। यही ठेकेदारी और यही प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन बोले तो गुलामगिरी। ये मेरी खुद की भावना है, मेरा मानना है। प्राइवेटाइजेशन खत्म होगा तो सही मायने में हम गुलाम नहीं रहेंगे। सरकारी संस्था है, निम सरकारी संस्था है, महामंडल है, वह डायरेक्ट भर्ती आज तक होती थी इतने सालों में, अभी क्यों नहीं हो रही? ये सवाल हम क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? हमारे में दम नहीं है, ये हम दिखा दे रहे हैं। अगर आज भी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अगले जैसा मैं बोलते रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, मनोरंजन करेंगे। ध्यान से सोचो, आज अपने पीछे जो परिवार में आने वाली पीढ़ी है उसको नौकरियां नहीं मिलेगी। प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में आज जहाँ 30,000 पगार मिलनी चाहिए 20,000 मिल रही है, 15,000 मिल रही है। कायदे का सर्रास उल्लंघन किया जा रहा है, फिर भी हम चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे दम ही नहीं रहा है। दम हमारे काय के लिए है? अगर कोई गरीब मरता है तो उसे और मारो, ये दम है हमारे में। मगर कोई पैसे वाला हम पर अन्याय अत्याचार कर रहा है तो हमारी फटती है, क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता भाई साहब। संविधान पढ़ो, अपने हक पढ़ो,
अपने आप जागरूकता आएगी, मगर हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है। हमारे ठेकेदारी का काम हो गया कि हम अपने मोबाइल रील्स, बस मनोरंजन, उसके अलावा हमारी नीयत और हमारी सोच आगे बढ़ती नहीं है। ये हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी से उभरना है तो मोटर परिवहन मार्ग क्षेत्र के सभी ड्राइवरों को कहता हूं मैं, एक हो जाओ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर वीर सारथी योद्धा, भारतीय सारथी योद्धा अगर प्राइवेटाइजेशन के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसका सपोर्ट करो। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक आदमी या एक संस्था या एक संगठन खड़ा होता है तो सिर्फ उसका भला होने वाला नहीं है, वो सभी के लिए खड़ा हो रहा है। इसलिए सभी ने उसका सपोर्ट करना है, क्योंकि वो आपके लिए खड़ा है। आपके खुशियां, आपके हक, आपको सुरक्षितता मिले, इसके लिए वो खड़ा हो रहा है। इसलिए सुरक्षित होना है, सुरक्षित होना है तो संगठित होना जरूरी है। गुलामगिरी से अगर बचना है तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अपने को मोर्चा खोलना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। आज अकेला एक पैसे वाला अकेला है, मगर हम कमा कर देने वाले लाखों करोड़ों में हैं। लाखों करोड़ों जब उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे ना, तो अकेला चना भाड़ नहीं धोक पाएगा। और ना सरकार। बेछूट बोलो, बोलने का स्वतंत्र है हमारे पास। झूठ बोलो कि ये गलत है तो गलत है। गलत को गलत कहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, वो हिम्मत है आप में, मगर हम लोग उस हिम्मत को दबाए रखे हैं। प्राइवेटाइजेशन, ठेकेदारी, ये गुलामगिरी की निशानी है। इससे अगर हमको बचना है तो इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। हमें पूरी ताकत से प्राइवेटाइजेशन और ठेकेदारी का विरोध करना पड़ेगा। यही एक उपाय है। जय हिंद, जय सारथी।